तो दोस्तों ये जो डिजिटल आर्ट आप लोग देख पा रहे हैं, ये डिजिटल आर्ट $69 मिलियन का बिका है। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ, बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो आर्ट आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो आर्ट है ना, इसको हम बीपल आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आर्ट है ये $69 मिलियन मतलब लगभग 500 करोड़ रुपए का बिका है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो दोस्तों ये पॉसिबल हुआ है NFT की मदद से। NFT की मदद से ये जो आर्ट है इसको सेल किया गया है। लेकिन ये NFT है क्या? तो दोस्तों वही तो हमारा वीडियो का टॉपिक है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में बात करें तो NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। तो अब ये नॉन फंजिबल टोकन्स क्या है? तो दोस्तों नॉन फंजिबल और टोकन ये दो अलग अलग वर्ड है। तो पहले नॉन फंजिबल को समझते हैं, उसके बाद टोकन को समझेंगे। तो दोस्तों जो नॉन फंजिबल होता है ना, उसमें जो फंजिबल वर्ड होता है उसका मतलब होता है रिप्लेसेबल। मतलब ऐसा चीज जिसको हम बहुत ही आसानी से रिप्लेस या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद भी उसका जो वैल्यू है वो सेम ही रहता है, उसी को हम फंजिबल कहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो मेरा नोटबुक आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये जो नोटबुक है ना ये फंजिबल है, क्योंकि ऐसे और भी हजारों नोटबुक और भी ऐसे कॉपीज बने होंगे। तो इस टाइम अगर मैं उन नोटबुक में से किसी एक नोटबुक के साथ इसको एक्सचेंज करता हूं तो ये बहुत ही आसानी से एक्सचेंज हो जाएगा और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से एक्सचेंज हो जाएगी। और इसी वजह से ये जो नोटबुक है ये फंजिबल है। और फंजिबल हम इसी को कहते हैं। और भी आसानी से समझाऊं तो समझिए कि मेरे पास 10 रुपए का एक नोट है और आपके पास 5 रुपए के दो कॉइन है। तो इस टाइम अगर मैं आपसे वो दोनों 5 रुपए के कॉइन लेकर मेरा 10 रुपए का नोट दे देता हूं तो किसको कोई फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के जो वैल्यू है वो दोनों सेम ही है। इसके वजह से ये दोनों जो चीज है ना ये एक्सचेंजेबल है, रिप्लेसेबल है, जिसका मतलब होता है ये दोनों जो चीज है ये फंजिबल है। और फंजिबल का मतलब यही होता है, मतलब ऐसा चीज जो बहुत ही आसानी से एक्सचेंज या फिर रिप्लेस हो सकता है, और रिप्लेस होने के बाद भी उसका वैल्यू सेम ही रहता है, तो उसी को हम फंजिबल कहते हैं। लेकिन ये जो नॉन फंजिबल है ये क्या है? तो दोस्तों नॉन फंजिबल का मतलब होता है ऐसा चीज जो पूरे दुनिया में एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं, जिसको आसानी से तो छोड़ो, जिसको मुश्किल से भी एक्सचेंज करना मुमकिन नहीं है, जो पूरे दुनिया में एक ही है, जो यूनिक है, जिसके ऐसा और कोई नहीं, उसी को हम नॉन फंजिबल कहते हैं। मतलब समझ सकते हैं जैसे कि हमारा ताजमहल, मोनालिसा का पेंटिंग, ये सारी जो चीज है ना ये एक्सचेंजेबल नहीं है, ये यूनिक है, और इसी वजह से ये नॉन फंजिबल है। इसको देखकर आप कॉपी कर सकते हो, सेम टू सेम इसका कॉपी आप कर सकते हो, लेकिन ये ओरिजिनली में एक ही रहेंगे जो असली होगा, और इसी वजह से इसको हम नॉन फंजिबल कहते हैं। मतलब ऐसा चीज जो पूरे दुनिया में एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं। और एग्जाम्पल से समझाओ तो समझिए कि मेरा ये जो नोटबुक है ये तो फंजिबल है, लेकिन जब मैं इसमें कुछ लिखूंगा, मेरे स्क्रिप्ट्स, मेरे पोएम्स, तब ये नॉन फंजिबल बन जाएगा। क्यों? तब उस टाइम मैं इसमें जो चीज लिखूंगा ना वो पूरे दुनिया में और किसी नोटबुक में नहीं होंगे, किसी भी नोटबुक में वैसे हैंड राइटिंग से ये लिखा नहीं जाएगा, और इसी वजह से उस टाइम ये नॉन फंजिबल बन जाएगा। और उस टाइम जो हजारों कॉपीज है ऐसे नोटबुक के, जो और भी हजारों कॉपीज है ना, उससे मैं इसको एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम इसका वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इसमें मेरे हैंडराइटिंग से लिखा गया स्क्रिप्ट और पोएम्स है, जिसके वजह से ये जो नोटबुक है उसका वैल्यू इस टाइम ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो दुनिया में और किसी नोटबुक में लिखा नहीं है, और इसी वजह से ये नॉन फंजिबल हो गया। मतलब इसको देखकर आप कॉपी तो कर सकते हो, इसमें जो लिखा है वो सेम टू सेम उसी हैंडराइटिंग में ट्राई करके आप उसको लिख सकते हो, ऐसा सेम टू सेम नोटबुक आप खरीद सकते हो, तो उसको कॉपी आप कर सकते हो, लेकिन ये ओरिजिनली में एक ही होगा जो मेरे पास है, ठीक है। और इसी को हम नॉन फंजिबल कहते हैं। जैसे कि ताजमहल, मोनालिसा का पेंटिंग, ये बीपल का आर्ट्स और मेरा ये नोटबुक, ये सब कुछ नॉन फंजिबल है। अच्छा, और यही नॉन फंजिबल है, मतलब ऐसा चीज जो पूरी दुनिया में एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं, उसी को हम नॉन फंजिबल कहते हैं। तो ये जो NF है इसका मतलब तो समझ आ गया, नॉन फंजिबल। तो ये टोकन क्या है? ये जो T है ये टोकन है क्या? तो दोस्तों टोकन का मतलब आप किसी ओनरशिप सर्टिफिकेट को समझ सकते हैं। ओनरशिप सर्टिफिकेट जो किसी पर्टिकुलर चीज के ओनर को दर्शाता है कि इस पर्टिकुलर चीज का ओनर ये पर्सन है, उसी को आप टोकन समझ सकते हैं, जिसको हम ओनरशिप सर्टिफिकेट कहते हैं। लेकिन ये डिजिटली, क्योंकि ऑफलाइन में तो अगर हम किसी चीज के पर्टिकुलर ओनर होते हैं तो उसके लिए हमारे पास पेपर होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में इसी जगह पर टोकन होता है।
और ऑफलाइन में टोकन का मतलब ये समझा जाता है कि किसी जगह पर मतलब फ्री में खाना दिया जा रहा है तो उसी जगह पर सभी लोग लाइन में टोकन लेके खड़े हैं। और मुझे टोकन का मतलब क्या समझ आता है पता है, जब हम छोटे थे ना, मतलब 4th स्टैंडर्ड में जब था, तो उस टाइम हमारे स्कूल में जब अंडे देते थे हफ्ते में 1 दिन, तो उस टाइम हमें टोकन दिए जाते थे उस अंडे को लेने के लिए। उस टोकन को दिखाने के बाद ही हमें अंडा दिया जाता था। और टोकन को मैं पहले यही समझता कि अंडा देने के लिए टोकन दिया जाता है। क्या 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 ठीक है, लेकिन ये जो टोकन है ना, इसको आप ओनरशिप सर्टिफिकेट समझ सकते हैं। टोकन का मतलब होता है ओनरशिप दिखाना ऑनलाइन में। मतलब अगर आप ऑनलाइन में किसी भी पर्टिकुलर चीज के ओनर है, वो कोई डिजिटल आर्ट हो सकता है, GFI हो सकता है, कोई मूवी का क्लिप हो सकता है, वीडियो क्लिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस चीज का अगर आप पर्टिकुलर ओनर है तो उसके लिए आपके पास एक टोकन होगा। मतलब उस चीज के साथ एक टोकन जुड़ा होगा जहां पर यह साफ होगा कि उस पर्टिकुलर चीज का ओनर आप हो। और अगर समझ नहीं आया तो फिर से समझिए। तो दोस्तों, ये जो मेरा नोटबुक है ये तो नॉन फंजिबल है, क्योंकि इसमें जो स्क्रिप्ट्स और पोएम्स है ये सब कुछ नॉन फंजिबल है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है इस वजह से। तो इस टाइम मेरे ये जो स्क्रिप्ट्स और पोएम्स है इसको मैं डिजिटल NFT में कन्वर्ट करूंगा और बेचूंगा। तो इस टाइम जब मैं इन स्क्रिप्ट और पोएम्स को डिजिटल NFT में कन्वर्ट करूंगा तो उस टाइम इन स्क्रिप्ट और पोएम के साथ एक टोकन जो जाएगा ये दिखाने के लिए कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और पोएम का ओनर मैं हूं, ये दिखाने के लिए उसके साथ एक टोकन जुड़ जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर ही बनता है नॉन फंजिबल टोकन, मतलब NFT। और NFT यही है। और ये जो NFT है ना, ये काम करता है डिसेंट्रलाइज तरीके से, जो है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो समझ ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पर कोई अकेला इसका ओनर नहीं है, यहाँ पर पूरा पब्लिक इसका ओनर है। क्योंकि जो सारा डेटा है वो सब तो पब्लिक लेजर में स्टोर होता है ना, तो इसीलिए इस जगह पर ओनर पब्लिक है। कि किसने NFT सेल किए, किसको NFT सेल किए, ये सब कुछ पब्लिक लेजर में स्टोर होगा, जिसको एक्सचेंज करना नामुमकिन है, क्योंकि हजारों लाखों कंप्यूटर से कौन उस डेटा को चेंज करेगा। इस वजह से ये इतना ज्यादा सिक्योर है। तो समझ ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा सिक्योर है। और इथेरियम ब्लॉकचेन होने की वजह से यहाँ पर जो करेंसी यूज किया जाता है वो है ईथर, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो इथेरियम ब्लॉकचेन है उसका खुद का करेंसी है जो है ईथर, जिसको हम ETH के नाम से भी जानते हैं, जो एक क्रिप्टो करेंसी है। और इसी क्रिप्टो करेंसी की मदद से NFT बाय एंड सेल किया जाता है, क्योंकि वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है इसी वजह से। फिलहाल तो सिर्फ यही क्रिप्टो करेंसी हमें देखने को मिलता है NFT ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन शायद हमें बाद में और भी करेंसीज देखने को मिल सकते हैं। और जो NFT है ना, इसमें क्रिएटर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो क्रिएटर है वो जब अपने आर्ट को बेच देगा, उसके बाद वो जो आर्ट है वो जितने बार बेचा जाएगा, उस टाइम उस आर्ट को जिस अमाउंट में बेचा जाएगा उस अमाउंट के कुछ % लॉयल्टी जो क्रिएटर है उसको जाके मिलेगा। मतलब कुछ ऐसा समझिए कि ये जो आर्ट है इसको तो पीपल ने $69 मिलियन में बेचा है और उसको एक इंडियन ओरिजिन ने खरीदा है। तो उस टाइम वो जो इंडियन ओरिजिन है वो जब वापस इस आर्ट को बेचेगा, उस टाइम वो जिस अमाउंट में इस आर्ट को वापस बेचेगा उस अमाउंट के कुछ % ऑफ लॉयल्टी जाके पीपल को मिलेगा। और ऐसे ही करते करते जितने बार ये जो आर्ट है ये जितने बार सेल होगा, उस टाइम ये आर्ट जिस अमाउंट में सेल होगा उस अमाउंट का कुछ % ऑफ लॉयल्टी जो पीपल है उसको जाके मिलेगा। ठीक है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कितना % ऑफ लॉयल्टी पीपल को जाके मिलेगा ये डिपेंड करता है पीपल के ऊपर कि उसने ये जो आर्ट है इसके ऊपर कितना % ऑफ लॉयल्टी सिलेक्ट किया है। मतलब अगर उसने 5% सिलेक्ट किया है इस आर्ट के ऊपर लॉयल्टी, तो जब इस आर्ट को बेचा जाएगा तो जिस अमाउंट में बेचा जाएगा उस अमाउंट का 5% लॉयल्टी पीपल को मिलेगा। अगर 10% सिलेक्ट किया है तो जिस टाइम आर्ट को बेचा जाएगा उस टाइम जिस अमाउंट में बेचा जाएगा उसका 10% लॉयल्टी पीपल को मिलेगा। यह बहुत ही अच्छी बात है क्रिएटर के लिए। लेकिन ये डिपेंड करता है क्रिएटर के ऊपर कि उसने कितना % ऑफ लॉयल्टी उस आर्ट के ऊपर सिलेक्ट किया है। सो आई होप कि आपको पता चल चुका है। और ये जो NFT है ना, ये यही है। लेकिन ये जो NFT है ये बाय एंड सेल कैसे होता है, इसको बेचा और खरीदा कैसे जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में बताएं तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे हमारे ऑफलाइन में ऑक्शन लगता है, जहां पर कोई आर्ट को ऑक्शन में लगाया जाता है और जो सबसे हाईएस्ट बिड करता है उस आर्ट के लिए उसको वो आर्ट दे दिया जाता है, वो उस आर्ट को खरीद लेता है। ठीक ऐसे ही ऑनलाइन में होता है, वहां पर भी ऑक्शन लगाया जाता है NFT के लिए। लेकिन इस जगह पर 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं। मतलब अगर आप अपने किसी NFT को सेल करना चाहते हो तो आपके पास 2 तरीके के ऑप्शन होंगे। एक होगा फिक्स्ड प्राइस
और एक होगा ऑक्शन। अगर आप अपने NFT को फिक्स्ड प्राइस में सेल करना चाहते हो तो उस टाइम अगर कोई उस आर्ट को खरीदना चाहता है तो उसको उस फिक्स्ड प्राइस में खरीदना पड़ेगा जितना आपने सिलेक्ट किया है। लेकिन अगर आप उसको ऑक्शन में लगाते हो, अपने NFT को ऑक्शन में लगाते हो, तो उस टाइम ऑक्शन में जो सबसे हाईएस्ट बिड करेगा, ठीक है, उसी को वो आर्ट दे दिया जाएगा, वही उस आर्ट को खरीदेगा। और ऑफलाइन में तो ऑक्शन सभी के सामने होता है और कुछ घंटे में वो खत्म हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। आप 1 दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, 7 दिन, 1 महीना, 1 साल, ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड करेगा उसी को वो आर्ट दे दिया जाएगा। और जो NFT है ना, उसको बाय एंड सेल ऐसे ही किया जाता है, उसको ऑक्शन में भी लगा जाता है, फिक्स्ड प्राइस भी रखा जाता है, लेकिन ये क्रिएटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सेल करना चाहेगा। ठीक है, NFT को बाय एंड सेल इस तरीके से ही किया जाता है। लेकिन इस टाइम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि कोई डिजिटल चीज खरीदने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करेगा, क्योंकि अगर ऑफलाइन में हम कोई आर्ट या फिर कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो फिजिकल होता है, उसको हम घर में लेकर जाते हैं, उसको सजाते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन में किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, और इसी वजह से ज्यादातर लोग कहते हैं कि इतने प्राइस से डिजिटल चीज को खरीदने का वजह क्या है, क्या वो उसको अपने मोबाइल में और कंप्यूटर में देखेगा। ठीक है, ये ज्यादातर लोग सोचते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि होता है ना कि बहुत सारे आर्ट्स ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं पसंद होते, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होते हैं, लेकिन किसी दूसरा आदमी है, कोई दूसरे लोग हैं जिसको वो आर्ट बहुत पसंद आता है, वो उसके वैल्यू के बारे में समझ जाता है, उसको वो आर्ट बहुत पसंद आता है और वो ज्यादा पैसे देकर भी उस आर्ट को खरीद लेता है। ऐसा होता है, हमने भी देखा है। ठीक है, तो इस टाइम ठीक ऐसे ही जो ऑनलाइन है ना, उसमें भी जो आर्ट होता है उसका वैल्यू जिसको समझ आता है, जो इस वैल्यू को समझता है, वही उसको खरीदता है। ठीक है, जो उसका वैल्यू समझेगा वही उसको खरीदेगा, अगर हमें वो आर्ट पसंद आए या फिर ना आए। ठीक है, और मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि जो चीज जितना यूनिक होता है उसका वैल्यू उतना ज्यादा होता है। मतलब जो चीज जितना नॉन फंजिबल होता है और जितना यूनिक होता है उसका वैल्यू उतना ज्यादा होता है, और इसी वजह से जो NFT है वो सेल होते हैं। लेकिन इस टाइम बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो NFT है वो बबल है, वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, कुछ दिन बाद ही जो NFT मार्केट है वो गिर जाएगा। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो NFT है वो फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर NFT है, मतलब यही हमारा फ्यूचर है, ये भी बहुत लोग कहते हैं। लेकिन ये क्या है ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। ठीक है, और NFT यही है, NFT ऐसे ही काम करता है और NFT ऐसे ही बाय एंड सेल होते हैं। और कुछ ट्रेंडिंग NFTs के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं जो बहुत महंगे बिके हैं, जैसे कि जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट जो $2.9 मिलियन में बिका है। दूसरा ये जो नियन कैट, ये जो GFI आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो GFI ना, ये $5 लाख में बिका है। उसके बाद ये जो बिपल का आर्ट्स है, इसको तो पता ही है, $69 मिलियन में बिका है। और जो चौथा चीज, ये मुझे बहुत यूनिक लगा, क्योंकि ये जो लड़का आप लोगों को दिख रहा है ना, ये लड़का अपने सेल्फी को बेचकर $1 मिलियन का मालिक बन गया है। मतलब समझ सकते हो, अपने सेल्फी को बेचकर। आप लोग भी तैयार हो जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने सिर्फ अपने सेल्फी को बेचा है, इसने अपने हर तरह के सेल्फी को एक साथ करके उसको NFT में क्रिएट किया है और उसके बाद उसको बेचा है। और इसी वजह से ये बहुत यूनिक है और इसी वजह से इसको $1 मिलियन में खरीदा गया है और अब ये लड़का $1 मिलियन का मालिक है। काश मैं भी हो पाता। और यही कुछ ट्रेंडिंग NFTs है। और NFT क्या है इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल चुका है, NFT क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे NFT सेल एंड बाई होता है। और ट्रेंडिंग NFT तो मैं आप लोगों को बता दिया, लेकिन और भी है। और मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, आप डिजिटल यूनिक चीजें क्रिएट कर सकते हैं, तो जरूर NFT मार्केट में एंट्री कीजिए। इस टाइम इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड को नहीं पकड़ेंगे तो कभी भी अपने लाइफ को बदल नहीं पाएंगे। और अगर आप इस NFT मार्केट में कुछ अलग कर देते हैं और वो अगर महंगा बिक जाता है तो आपका तो लाइफ बदल ही गया। और ये जो NFT है ना, इसको लेकर एक और वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो NFT है उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्रिएट करना तो मेरे बस में नहीं है, वो तो आपका दिमाग का खेल है, आप कैसे यूनिक चीजें क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि आप क्रिएट करने के बाद कैसे उसको सेल में लगा सकते हैं, ये मैं आप लोगों को उस वीडियो में दिखाऊंगा। सो अगर आपको वो वीडियो भी देखना है, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखना, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका है कि ये जो NFT है ये क्या है, कैसे काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है। मजा आया।
और अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में नहीं पता है कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है, तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ब्लॉकचेन के बारे में जान सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।